ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि अगर यहाँ हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है से m1 और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट है m2। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी कर रहा है उसको, दैट्स राइट। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्मूला है ये तब अप्लीकेबल है जब ये दोनों पॉइंट सोर्सेज हो, तब जब ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हो, पॉइंट मासेज हो। ठीक है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हो तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। अगर इनका कुछ अजीबो गरीब सा शेप है और ये बहुत बड़े हैं तो हो सकता है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस फॉर्मूले से नहीं दिया जाए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आप सपोज करो कि कुछ अजीबो गरीब के शेप का ये ऑब्जेक्ट है m1 और ये m2 भी कुछ अजीबो गरीब शेप का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों में कुछ मास है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या इससे दिया जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला है ये तब अप्लीकेबल होता है जब दोनों ये पॉइंट मासेस हो। अगर ये कुछ अजीबो गरीब शेप के बड़े ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स कुछ अलग फॉर्मूले से दिया जाता है। वो सब हालांकि हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो सब हमारे कोर्स में नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको पॉइंट मास, अगर है पॉइंट मास है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला ये है, ये बताया। अब मैं आपको कुछ और केसेस बताऊंगा जहां पर ये एक पॉइंट मास नहीं होगा, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट मास नहीं होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हॉलो स्फीयर है, उसका मास है m1। ठीक है, दो केसेस हम देखेंगे, केस ए और केस बी। यहां पर भी हमारे पास वही हॉलो स्फीयर है जिसका मास है m1। एक बार स्टूडेंट्स इसके बाहर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m2 और एक बार उसके अंदर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m2 वंस अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक हॉलो स्फीयर हमारा, उसके बाहर जब पॉइंट मास रखा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे ये जो हॉलो स्फीयर है वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कोई फोर्स एफ लगा के, और यहां पर ये जो एफ होता है उसकी वैल्यू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है स्टूडेंट, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होती है। तो बेसिकली इस केस में अट्रैक्शन का वही फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन लॉ में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, पर इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट्स कि ये जो आर होता है वो ये डिस्टेंस है, दैट इज दिस डिस्टेंस। आर जो है वो इस पॉइंट सोर्स, सॉरी पॉइंट मास और स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। तो आर जो डिस्टेंस है वो स्फीयर के सेंटर से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जब ये मास m2 स्फीयर के अंदर रखा होता है स्टूडेंट्स, तब इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हो या ना थोड़ा अलग शेप हो उसका, अगर वो पॉइंट मास नहीं है तो थोड़ी अलग कहानी भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें, अगर ये जो पॉइंट मास है वो हॉलो स्फीयर के अंदर रखा हुआ है तब इन दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। समझ में आ रही है आपको स्टूडेंट्स बात? लेकिन अगर वो पॉइंट मास बाहर रखा हुआ होता है तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो उसी फॉर्मूले से दिया जाता है, लेकिन वहां पे आर जो है वो स्फीयर के सेंटर से लेना होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन करें, आप देखिए यहां पे एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर है वो और मास है m1, और एक यहाँ बड़ा हॉलो स्फीयर है जिसका मास है m2। ठीक है, उसका मास है m2। दोनों हॉलो स्फीयर के बीच वाले रीजन में एक पॉइंट मास रखा हुआ है m3 जिसका O से डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? r। O से डिस्टेंस कितना है? r। तो ये m3 पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, m3 पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, ये हमें बताना है। तो कैसे पता करेंगे? देखो, तो स्टूडेंट्स m3 पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी फोर्स ड्यू टू m1 प्लस फोर्स ड्यू टू m2, राइट। तो यहां पर दो हॉलो स्फीयर है स्टूडेंट्स, दो हॉलो स्फीयर है। तो m3 पे फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्फीयर है वो कितना फोर्स लगा रहा है वो देखेंगे इस पे, फिर ये जो स्फीयर है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये देखेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात? और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही मैंने लिखा है कि इस पे फोर्स निकालने के लिए मुझे दोनों का फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप देखें पहले ये वाला जो स्फीयर है उसके कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये वाले स्फीयर के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। देखो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्फीयर है उसके ये बाहर है,
ये वाला जो स्फीयर है उसके लिए ये बाहर है, तो उसका फोर्स, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है ऐसे लगेगा, और उसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमारा जी, इसका मास m1, इसका m3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सही है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये जो बाहर वाला स्फीयर है हमारा, बाहर वाला स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो है, इसके कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। कितना लगेगा, ये बाहर वाले स्फीयर के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, जीरो स्टूडेंट, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि बाहर वाले स्फीयर के लिए, इस स्फीयर के लिए ये उसके अंदर है, ये उसके अंदर है, अंदर है, तो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा उसके कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल सिंपली G_m1 m3 बाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आपको बात। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अभी हमने हॉलो स्फीयर का सीन देखा था, अब सॉलिड स्फीयर का क्या होता है। सपोज करो ये बड़ा सा कोई सॉलिड स्फीयर है स्टूडेंट्स, उसका मास है m1, ठीक है, उससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मास रखा हुआ है m2। ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है स्टूडेंट्स, ये m2 को अट्रैक्ट करेगा वंस अगेन, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर भी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो G_m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से ही दिया जाएगा स्टूडेंट्स। और यहां पर भी ये आर का वही कॉन्सेप्ट है कि आर डिस्टेंस कैसे मेजर की जाएगी स्टूडेंट्स, आर इज द डिस्टेंस, इज दिस डिस्टेंस, आर ये दूरी है इस पॉइंट मास की स्फीयर के सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से। तो जैसा हॉलो केस का सीन था बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर पॉइंट मास जो है वो स्फीयर के बाहर है, स्फीयर के बाहर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के बाहर है, तो फिर से अट्रैक्शन फोर्स ऐसे ही दिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम तब आती है जब वो पॉइंट मास अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। तो इसमें सपोज करो एक ऐसा स्फीयर है मेरे पास बड़ा सा, ठीक है, उसका मास तो ठीक है m1 है, उसके सेंटर से r दूरी पे, उसके सेंटर से r दूरी पे दूसरा मास है मेरे पास m2 छोटा सा। ठीक है, अब ये स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स होगा। हॉलो केस में तो हमने देखा था कि अंदर डालने पे अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो गया था, अंदर डालने पे अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो गया था। यहां पे जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। सपोज करो ये जो स्फीयर है उसका रेडियस आर है, ठीक है, तो प्लीज नोट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम m2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स होगा उसके लिए थोड़ा सा हम दिमाग लगा के सोचेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान दें कैसे। ये जो स्फीयर है इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। लेट मी स्क्रॉल दिस पेज डाउन। तो कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, डॉटेड ग्रीन लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस लाइन के अबाउट मैं इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। प्लीज नोट ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो सर्किल है वो m2 से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इस डॉटेड लाइन के अंदर स्फीयर का जो पार्ट है उसको मैं अलग सोचूंगा, इस डॉटेड लाइन के अंदर जो स्फीयर का पार्ट है उसको मैं अलग सोचूंगा, और इस डॉटेड लाइन के, ये डॉटेड सर्किल जो ग्रीन सर्किल है उसके बाहर जो स्फीयर का पार्ट है उसको मैं अलग सोचूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखें आप, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है उसको मैं दो पार्ट में तोड़ के सोच रहा हूं। ठीक है, ऐसा काम हमने और चैप्टर्स में किया भी है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो मैंने यहां अलग बनाया है, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको मैंने अलग बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो वापस से मेरा पुराना स्फीयर बन जाएगा। सही है, इन दोनों को ऐड कर दें तो वापस से मेरा पुराना स्फीयर बन जाएगा। राइट, यहां पर आप देख सकते हो कि इसकी जो ये जो रेडियस होगी ये कितनी होगी, r होगी। राइट, ये वाला स्फीयर है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी, r, और ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल R। राइट, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा मेरा। ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट मास है m, इसके लिए वो यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, ये m2, और इसके लिए वो यहां पर है m2। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सिचुएशंस। लाइक ये जो स्फीयर है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। राइट, तो इस केस में मुझे अट्रैक्शन फोर्स अगर निकालना है, इस केस में अगर मुझे अट्रैक्शन फोर्स निकालना है तो मैं इस केस में निकाल लेता हूं और इस केस में निकाल लेता हूं, और फिर दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये
मतलब ये दोनों ज्योमेट्री को अगर मैं ऐड कर दूं, ये दोनों ज्योमेट्री कंबाइन कर दूं, तो मुझे ये ज्योमेट्री मिल जाएगी। तो इन दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहा है M2 पे, इन दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहा है M2 पे, उसको मैं ऐड कर दूं, तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो मुझे मिल जाएगा। इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो मुझे मिल जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर है ये एक हॉलो स्फीयर है। ध्यान देंगे, ये एक हॉलो स्फीयर है, राइट? दिस अ हॉलो स्फीयर, ये एक हॉलो स्फीयर है। तो इसके कारण M2 पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? इसके कारण M2 पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? M2 उसके अंदर है, M2 उसके अंदर है, M2 उसके अंदर है, तो उसके कारण उस पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? ये एक हॉलो स्फीयर है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके कारण इस M2 पे जो उसके अंदर है कितना फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स? जीरो। उसके कारण कितना फोर्स लगेगा? जीरो। अभी भी हमने देखा था, राइट? अब ये देखो यहां पे, ये एक सॉलिड स्फीयर है, दिस लाइक अ सॉलिड स्फीयर, और ये उसके जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर है। तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण इस पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, ठीक है। समझ रहा है मेरी बात को स्टूडेंट्स? तो ये सॉलिड स्फीयर के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा वो अब मैं निकालता हूं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे इसका मास चाहिएगा स्टूडेंट्स, पहले मुझे इसका मास चाहिएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मास कैसे निकाला जाएगा, आप ध्यान दें। देखो ये जो पूरा स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स? उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तब उसका मास कितना है? m1। उसका मास कितना है? m1। तो अगर इसका वॉल्यूम 1 होता है स्टूडेंट्स, तो इसका मास कितना होता? m1 डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? इस पूरे का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका मास है m1। अगर इसका वॉल्यूम 1 होता तो मास इतना होता। अब इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मास कितना होना चाहिए? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से, राइट? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वील हैव m1 आर क्यूब डिवाइड बाई m1 आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, राइट? ये मास हो गया। तो इसका जो मास है स्टूडेंट्स, इसका जो मास है, इसका मास कितना है स्टूडेंट्स? इसका मास हो जाएगा m1 आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, ये इसका मास है। तो स्टूडेंट्स इसके कारण अब ये इस पे फोर्स जो लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा, दैट विल बी लाइक दिस, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? नॉर्मल फॉर्म से जाएगा g, इसका स्फीयर का मास दैट इज m1 आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, फिर इसका मास दैट इज m2। तो g m1 m2 है बेसिकली, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो इन्वॉल्व है उनका मास, एक इसका मास और एक पॉइंट मास का मास, डिवाइड बाई डिस्टेंस। क्या लेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस, इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, दैट इज स्मॉल आर। तो स्मॉल आर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स? तो ये जो फोर्स है आप इसमें देखो, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यू है, ध्यान से देखो। तो यह जाएगा जी m1 m2 आर डिवाइड बाई आर क्यूब, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है स्फीयर का, उसके कारण इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी दिस मच। ये जो पार्ट है स्फीयर का, उसके कारण इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी 0। इसमें आपको थोड़ा डाउट होने के चांसेस है, तो आपको रिवाइंड करके वापस देखना चाहिए, ठीक है? अब इन दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहे हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो इस केस का फोर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो ऑलरेडी 0 था, तो आपको समझ में आएगा कि इस केस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज दिस ओनली। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड स्फीयर के कारण कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर कोई पॉइंट मास उसके बाहर है, तो उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट विल गिवन बाय द सिंपल फार्मूला gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लेकिन कोई पॉइंट मास अगर उसके अंदर है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगता है सेंटर की तरफ, ध्यान देंगे, उस पर अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगता है सेंटर की तरफ, और वो फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला है g m1 m2। m1 इसका मास है, इस पूरे स्फीयर का मास है, m1 पूरे स्फीयर का मास है, m2 इसका मास है, g m1 m2 r डिवाइडेड बाई r क्यूब। प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अलग फॉर्मूला है। ऊपर है r है ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, और नीचे जो r क्यूब है स्टूडेंट्स, वो r कौन सा है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये फॉर्मूला होता है। सो बाहर अगर है पॉइंट मास तो फॉर्मूला वही है नॉर्मल वाला, लेकिन अंदर है तो आप देख सकते हो थोड़ा अलग फॉर्मूला है, इनफैक्ट काफी अलग है, g m1 m2 r डिवाइड बाई r क्यूब।
और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसके डेरिवेशन में आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा स्टूडेंट्स। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास 2m है, ये हॉलो स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास m है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है d, उनके बीचों बीच ये पॉइंट मास है m। इस पे टोटल अट्रैक्शन फोर्स बताना है, इस पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, इस पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमें बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m, ऑन पॉइंट मास m, इस पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये वाला स्फीयर पहले कितना फोर्स लगा रहा है ये देखेंगे, और ये वाला स्फीयर कितना फोर्स लगा रहा है ये देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्फीयर जो है वो इस पे अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगाएगा, ठीक है, उसको बोल रहे हैं F1। ये जो F1 है उसको हम नॉर्मल वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्फीयर के बाहर है, तो कितना होगा वो G2m, इसका मास और फिर इसका मास दैट इज m, डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है डिवाइड बाई ये दूरी, ठीक है। तो ये दूरी ऑब्वियसली d/2 होगी क्योंकि ये बीचों बीच रखा हुआ है, d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूले से, ठीक। अब ये जो है स्टूडेंट्स हॉलो स्फीयर, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, वो इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, F2 फोर्स लगे, तो ये F2 फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, Gm, जो कि इसका मास है और इसका मास भी m है, डिवाइड बाई डिस्टेंस, इस पॉइंट मास का डिस्टेंस यहां सेंटर से, इस पॉइंट मास का डिस्टेंस ये सेंटर से स्टूडेंट्स, इसके सेंटर से, विच विल अगेन बी d/2 क्योंकि वो बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक इसे फोर्स लग रहा है F1 बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर और एक लग रहा है F2 बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो किधर लगेगा, जो बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में। तो कौन बड़ा है, F1 बड़ा है F2 बड़ा है, देखो थोड़ा ध्यान से, आप देखेंगे ये F1 है, यहाँ 2m है बेसिकली और यहाँ पे 2 नहीं है, तो डेफिनेटली F1 बड़ा है, मतलब इस पे जो नेट फोर्स है स्टूडेंट्स, नेट फोर्स है जो इधर की तरफ लग रहा है, तो इस पॉइंट मास पे नेट फोर्स इधर लगेगा और वो होगा कितना स्टूडेंट्स, दिस नेट फोर्स विल बी सबट्रैक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस, दैट विल बी F1 माइनस F2। कितना आएगा ये F1 माइनस F2, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो दिस इज 2gm स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर बाई 4 माइनस दिस वन दैट इज gm स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर बाई 4। तो इनको सबट्रैक्ट करने पर आ जाएगा gm स्क्वायर divided by d square by 4, so this will be 4gm square by d square, that is our answer। समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर एक हॉलो स्फीयर है, बाहर आप देख सकते हैं बड़ा सा हॉलो स्फीयर है जिसका मास कितना है 2m, अंदर एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है 3m, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4m। फिर से हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास हमें पता करना है, इस पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो इसमें फिर से क्या काम रहेंगे, हम देखेंगे इसके कारण इस पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और ये हॉलो स्फीयर के कारण कितना लग रहा है, और दोनों को ऐड करना है। तो इसके कारण ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये जो पॉइंट मास है वो बाहर है, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरह से F1 फोर्स लगा के, और वो नॉर्मल फॉर्म में से निकलेगा G, इन दोनों के मास का प्रोडक्ट दैट इज 3m एंड 4m, तो 3m इंटू 4m डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। ये जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा 0, क्योंकि तो अंदर है उसके, तो हॉलो स्फीयर का फोर्स पे कितना हो गया 0, दिस इज द फोर्स ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स लग रहा है यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये बाहर वाला हॉलो स्फीयर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, सिर्फ यही लगा रहा है, एंड दैट इज F1, सो दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, आप ध्यान देंगे उसका मास है m, एक हॉलो स्फीयर है उसका मास भी m, ध्यान दें, एक सॉलिड स्फीयर है उसका मास है m, एक उसको सराउंड करता हुआ एक हॉलो स्फीयर है उसका मास भी m। अब इस सॉलिड स्फीयर के अंदर यहां पर एक पॉइंट मास है m, फिर से हमें निकालना है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m, ये जो पॉइंट मास है इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ये जो सॉलिड स्फीयर है वो कितना लगा रहा है और हॉलो स्फीयर कितना लगा रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। पहले फोर्स ड्यू टू हॉलो स्फीयर, कितना होगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे 0 होगा। क्यों, क्योंकि हॉलो स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है और ऐसा होने पे हॉलो स्फीयर का फोर्स 0 होता है, ठीक है।
नाउ फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। देखिए तो सॉलिड स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है, सॉलिड स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है, लेकिन उस टाइम पे फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, मास का प्रोडक्ट, तो इसका मास m है और स्फीयर का मास, स्फीयर का मास भी m है, तो दोनों मास का प्रोडक्ट इनटू r, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम सेंटर, डिवाइडेड बाय ये स्फीयर का रेडियस का क्यूब, r3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, इन दोनों का सम, विच इज एक्चुअली दिस। समझ में आई ये बात आपको स्टूडेंट्स? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वीडियो को आपको रिवाइंड करके देखना चाहिए, ठीक है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन।